नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर फर्स्ट क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण एवं शंकुओं का अनुरेखण। तो देखिए मित्रों, जब दो शंकुओं को एक समतल शीर्ष बिंदु पे और शीर्ष बिंदु के अलावा कहीं पर भी प्रतिच्छेद करता है या काटता है तो उसकी भिन्न भिन्न स्थितियां या कंडीशन प्राप्त होती है और उन कंडीशनों के अंदर हमने एक बिंदु और एक सरल रेखा के अंदर जो कंडीशन बनती है उन सभी का जिक्र मित्रों हमने पूर्व वीडियोज के अंदर कर लिया है। और उसके बाद में देखिए मित्रों कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिए जाए। तो देखिए मित्रों, आपको एक बार धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अगर आपका बेस मजबूत हो गया मित्रों तो आपको उन क्वेश्चनों को हल करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो मित्रों। आपके पास इतना हुनर है, लेकिन उस हुनर को जगाने वाला होना चाहिए मित्रों। तो मेरा ऐसा मानना है और इसके लिए मैं आपके सामने एक सुविचार प्रस्तुत कर रहा हूं मित्रों। वो सुविचार क्या है, देखिए। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो, तो मटके ने मित्रों मुस्कुरा कर जवाब दिया। और वो मुस्कुरा कर जवाब क्या दिया, देखिए मित्रों, जिसका भूत या हम बोल सकते हैं जो बीत गया समय है। और दूसरा उसने क्या बताया, भविष्य जो आने वाला समय है। और तीसरा उसने क्या बताया मित्रों कि वर्तमान जो समय चल रहा है मित्रों, जो क्या है, वर्तमान के अंदर जो समय चल रहा है सब मिट्टी से बना है। सब क्या है, मिट्टी से बना हो तो उसे घमंड और गर्मी किस बात की। तो देखिए मित्रों, आपको तो धैर्य तो बनाए रखना ही पड़ेगा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर सही ढंग से समझ लिया मित्रों तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए मित्रों, आज हम तीसरी कंडीशन पे चर्चा करते हैं। जब समतल शंकु के शीर्ष V से गुजरता हो तो हमने दो कंडीशनों का तो पूर्व के अंदर अध्ययन कर लिया है मित्रों, एक तो बिंदु वाला और एक सरल रेखा वाला। तो देखिए मित्रों, आज हम तीसरी कंडीशन पे चर्चा करते हैं, सरल रेखा युग्म। और सरल रेखा युग्म कब बनती है और किस प्रकार से बनती है, इस पे हम एक बार सरसरी रूप से नजर डाल लेते हैं। और वैसे तो मैंने इसको पूर्व के अंदर बता दिया है मित्रों। यहाँ पे वास्तविक और भिन्न होंगी कब होंगी, जब थीटा का मान अल्फा से छोटा हो। थीटा का मान है वो अल्फा से क्या हो मित्रों, छोटा हो। और संपाती होंगी अगर थीटा का मान अल्फा के क्या हो, बराबर हो। जब समतल और शंकु क्या है, आपस में स्पर्श कर रहे हैं मित्रों, क्या है, स्पर्श कर रहे हो। और काल्पनिक कब होंगी, जब थीटा का मान अल्फा से क्या हो, बड़ा हो। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर ये आपका पहला शंकु है, ये आपका दूसरा शंकु है और ये आपका वर्टेक्स शीर्ष रहा मित्रों। और इसको एक समतल है वो इस प्रकार से अगर प्रतिच्छेद या काटता है तो एक सरल रेखा युग्म का निर्माण होता है मित्रों। और हमने यहाँ पे जो एंगल लिया था, एक वो अर्ध शीर्ष कोण लिया था और अल्फा उसको नाम दिया था मित्रों। और यहां पर जो थीटा की स्थिति पे निर्भर करता है, थीटा का मान अगर अल्फा से छोटा है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि जो एक रेखा बनेगी वो इस शंकु के अंदर बनेगी तो वास्तविक और भिन्न होंगी मित्रों। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान बड़ा है अल्फा से, तो इसका मतलब यहाँ पे रेखा है वो मित्रों बाहर होंगी और काल्पनिक रेखा होंगी। क्या होंगी, बाहर होंगी तो काल्पनिक रेखा होंगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे मित्रों। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या है, देखिए मित्रों, जब आपको दो सरल रेखाएं दी गई हैं, यहाँ पे a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर है 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर है 0, तो इसकी संयुक्त समीकरण आपको निकालनी पड़ जाए तो मित्रों आपको क्या है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इसे इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का गुणा करके बराबर 0 लिख देना मित्रों, तो आपकी संयुक्त समीकरण निकल जाएगी। वो आपकी क्या होंगी मित्रों, संयुक्त समीकरण होंगी। अगर आपको मूल बिंदु से गुजरने वाली दो सरल रेखाओं की संयुक्त समीकरण अगर पूछ ली जाए मित्रों, तो आपको डायरेक्ट क्या बताना है, ax² प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर बराबर है 0 बताना है।
ये किस प्रकार से आपको याद रखनी है मित्रों, देखिए मैंने आपको व्यापक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला तो प्रूफ करके बता दिया है मित्रों पूर्व वीडियोज के अंदर। शाखाओं का जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c होती है मित्रों, और बराबर है 0। अगर यहां पर देखिए मित्रों मूल बिंदु मतलब ये हुआ मित्रों g और f के मान है वो क्या है 0 0 है, तो यहां पे अगर g और f का मान 0 है मित्रों तो हमारी जो c है उसका मान भी मित्रों 0 होगा, क्योंकि c यहां पे क्या चीज है मित्रों, यहां पर हम देखते हैं y बराबर mx और प्लस है c, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। तो c इस प्रकार से जो yx पे अंतःखंड काटता है वो मान है हमारा, यहां से मूल बिंदु से जो दूरी को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे केंद्र पर जिक्र हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ मित्रों c का मान भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस समीकरण के अंदर इतने पद को आप काट देते हो तो आपके पास मित्रों यही इक्वेशन शेष रहने वाली है। तो इस तरीके से आप इसकी मूल बिंदु से गुजरने वाली दो सरल रेखाओं की संयुक्त समीकरण निकाल सकते हो। तो आपको रटना नहीं है मित्रों, समझकर हल करना है। तो इस प्रकार से आप दो सरल रेखा युग्म का अर्थ होता है मित्रों जोड़ा होता है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मित्रों। वो हो सकता है वो कितने नंबर का क्वेश्चन आए और किस रूप में आए ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए मित्रों यहाँ पे शाखाओं का जो अनुरेखण करना क्वेश्चन पूछा जाता है वो 12 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे 6 नंबर के अंदर की भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है मित्रों, ऐसा मेरा वादा है आपसे। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर इन रेखाओं के मध्य कोण अगर थीटा हो और तो tan थीटा बराबर देखिए मित्रों यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो किस प्रकार से 2 और अंडर स्क्वायर माइनस ab और बटा a प्लस b। और यहां पर देखिए मित्रों ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इसे हम विवेचक बोल सकते हैं या विविक्तर बोल सकते हैं मित्रों। जिस प्रकार हम द्विघात समीकरण के अंदर देखिए मित्रों श्री द्विराचार्य सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहां पर देखिए मित्रों हमारा क्या आता है माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण होती है, तब हमारा वहां पर b स्क्वायर बराबर 4ac वहां पर हमारा विवेचक होता है मित्रों। तो यहाँ पर ये विवेचक का काम करेगा मित्रों, यहाँ पर जो शाखाओं की प्रकृति होंगी उसको ये निर्धारण करेगा मित्रों कि किसको ये प्रेजेंट करेगा। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। अब उसके बाद में ये समांतर होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों h स्क्वायर बराबर क्या होगा ab होगा, h स्क्वायर बराबर क्या होगा ab, और लंब होंगी तो a प्लस b बराबर क्या होगा मित्रों 0 होगा। या हम क्या बोल सकते हैं x स्क्वायर तथा y स्क्वायर के गुणांकों का योग क्या होगा मित्रों 0 के बराबर हम प्रूफ कर देंगे। तो दोनों रेखाएं हैं वो क्या होंगी मित्रों लंब होंगी, दोनों रेखाएं क्या होंगी मित्रों लंब होंगी। तो आगे देखिए मित्रों इसी कड़ी के अंदर, तो देखिए मित्रों यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है मित्रों व्यापक द्विघात समीकरण के आधार पर शाखाओं की प्रकृति। तो देखिए मित्रों हम प्रकृति किस प्रकार से निकालते हैं। प्रकृति निकालने के लिए हमें देखिए मित्रों डेल चाहिए, इसे हम क्या कहेंगे डेल बोलते हैं मित्रों। तो डेल का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं इस पे भी चर्चा करेंगे मित्रों, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं कि डेल का मान अगर 0 है तो कौन सी कंडीशन बन रही है। देखिए मित्रों यहां पर मैंने डेल बराबर 0, यहां पर भी डेल बराबर 0, यहां पर भी डेल बराबर 0, यहां पर भी डेल बराबर 0 है। तो यहां से देखिए मित्रों अगर h स्क्वायर बराबर ab नहीं है तो दो सरल रेखाएं या रेखा युग्म का निर्माण होगा मित्रों। किसका निर्माण होगा रेखा युग्म का निर्माण होगा। h स्क्वायर का मान ab के बराबर नहीं है मित्रों, तो यहां पर दो सरल रेखाएं बनेगी। अगर डेल का मान 0 है मित्रों और h स्क्वायर का मान ab के बराबर है तो आपके पास सरल रेखा तो जरूर बनेगी, लेकिन वो दोनों समांतर होंगी मित्रों। क्या होंगी समांतर होंगी। अगर यहां पर डेल बराबर 0 है मित्रों और a प्लस b बराबर 0 है तो वो दोनों रेखाएं हैं वो लंबवत होंगी मित्रों। क्या होंगी लंबवत होंगी। और यहां पर
डेल बराबर 0 और ए बी माइनस स्क्वायर और इसका मान ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहां पर ए बी ग्रेटर देन स्क्वायर भी बोल सकते हैं मित्रों। तो यहां पर एक बिंदु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एक बिंदु का निर्माण होगा। तो देखिए मित्रों, जब कोई भी समतल दो शंकुओं को वर्टेक्स शीर्ष पर काटता है तो आपके पास या तो एक बिंदु हो सकता है, या एक सरल रेखा हो सकती है, या फिर सरल रेखा युग्म हो सकता है। इसके अलावा आपकी चौथी कंडीशन ही नहीं बनने वाली है मित्रों। जब शीर्ष की बात कर रहा हूं मैं केवल यहां पे, तो आपको विशेष रूप से एक बात ये नजर आ रही होंगी मित्रों कि डेल अगर 0 है तो एक रेखा को प्रेजेंट करेगा। वो रेखा सरल युग्म है, वो कैसी है वो तो आगे की बात है, लेकिन डेल का मान 0 है तो इसका अर्थ ये हुआ मित्रों, हमारे पास एक रेखा प्राप्त होने वाली है, या फिर एक बिंदु बन सकता है मित्रों। अब हम जानते हैं व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है सांख्यों का, हमने प्रूफ किया है पूरे वीडियोस के अंदर। देखिए मित्रों, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यहां से देखिए मित्रों, हम विवेचक या डेल का मान है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या हम विक्टर बोल सकते हैं मित्रों। तो विक्टर का मान निकालने के लिए देखिए मित्रों, मैं फॉर्मूला बताता हूं, दो टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। वो किस प्रकार से? देखिए मित्रों, आपको सर्वप्रथम एक सारणिक के अंदर मान लिखना होगा। सारणिक के अंदर क्या लिखना होगा मित्रों? मान लिखना होगा। मान किस प्रकार से भी लिखना होगा? यहां पे देखिए मित्रों, ए बी सी 3x3 की एक सारणिक लेनी होगी आपको। 3x3 क्रम की एक सारणिक लेनी है आपको, और उसके अंदर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखना होगा मित्रों। मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है वो ए बी सी है। उसके बाद में यहाँ पे अच लिखना है मित्रों। यहाँ पर अगर आप अच लिखते हो यहाँ पर भी अच लिखना है आपको। यहाँ पर जी लिखते हो तो यहाँ पे भी जी लिखना है मित्रों। यहाँ पर एफ लिखते हो तो यहाँ पे भी एफ लिखना होगा। तो देखिए मित्रों, इस सारणिक को भी आपको किस प्रकार से याद रखना होगा? तो देखिए मित्रों, आपके अगर ये सारणी याद नहीं रहे तो आपको किस प्रकार से इसको एडजस्टमेंट करना है? तो देखिए मित्रों, इसके लिए भी मैं आपको हिंट देता हूं। वो किस प्रकार से? देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा मित्रों, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक है और एक कांस्टेंट या अचर सी बोल सकते हो, वो हमारे पास क्या है? सी। उसको ही लिखना है मुख्य विकर्ण के रूप में। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी। और अचर यहाँ पे सी मान लेना। एक बार इसको यहां पर लिख देना। यहां पर मुख्य विकर्ण लिख देने के बाद में आपको क्या करना है मित्रों, यहां पे देखिए एक्स वाई का गुणांक क्या है? अच है, तो अच यहां पे लिख देना मित्रों। और उसके बाद में यहां पे देखिए मित्रों, बी का तो हमने जिक्र कर लिया है, बी को तो पहले लिख दिए, तो आगे क्या है? जी। तो जी भी यहां पर लिख देंगे, और जी यहां पर लिख देने के बाद में उसके बाद में एफ आगे आता है तो एफ को यहां पर लिख देंगे। और अगर इन तीन मानों को आपने लिख दिया मित्रों, तो बाकी मान यहां पे सेम है। यहां पर भी जी आएगा, यहां पे अच आएगा और यहां पे एफ आएगा। और ये मान भी किस प्रकार से आएंगे? यहां पर एक सममित प्रॉपर्टी लगती है मित्रों। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? सममित प्रगुण लगता है। और वह सममित प्रगुण होता क्या है मित्रों? देखिए, आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ा भी होगा। सममित ग्रुप के अंदर, सममित प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है मित्रों? यहां पर देखिए, इस एलिमेंट ए को मैंने ढक दिया। ए को ढकने के बाद में यहां पर अच है तो यहां पर भी अच होना चाहिए मित्रों। यहां पर जी है तो यहां पर भी जी होना चाहिए। तो ये सममित प्रॉपर्टी कहलाती है मित्रों। उसके बाद में मैंने देखिए मित्रों, यहां पे बी को ढक दिया। किसको ढक दिया है? बी को ढक दिया। तो इसका मतलब यहां पर एफ है तो यहां पर भी एफ होना चाहिए मित्रों। और यहां पर मैं सी को ढकता हूं तो यहां पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचे है, तो यहां पर सममित प्रॉपर्टी का भी क्या है मित्रों? पालन हो रहा है। तो इस हिंट की सहायता से आप इनको याद रख सकते हैं मित्रों। और उसके बाद में आप इस सारणिक को हल कर लेना मित्रों। और सारणिक को हल करने के बाद में आपके पास ये डेल का मान निकल जाएगा। और ये आप डायरेक्ट सूत्र याद भी रख सकते हो। वो किस प्रकार से? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो मित्रों। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहे मित्रों, तो ये सारणिक याद रख लेना। और वो सारणिक भी किस प्रकार से आपको याद रखना होगा, इसके लिए मैंने आपको हिंट दे दिए मित्रों। अब देखिए मित्रों, हमारे पास जब एक समतल है वो शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरता है, शीर्ष से होकर नहीं गुजर रहा है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो यहां पर एक बार आप नजर डाल लेना मित्रों। यहां पे डेल नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी डेल नॉट इक्वल टू 0,
यहां पर भी डेल नॉट इक्वल टू 0। यहां एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि मित्रों अगर डेल का मान 0 है तो एक सरल रेखा बनेगी, लेकिन डेल का मान अगर 0 नहीं है मित्रों तो यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि एक सरल रेखा तो नहीं बनेगी, तो कोई अन्य ही वक्र प्राप्त होने वाला है। वो वक्र वृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, अति परवलय हो सकता है। ये किस प्रकार से होंगे तो देखिए मित्रों, यहां पर अगर a का मान b के बराबर है और h का मान मित्रों 0 है, h का मान यहाँ पे 0 है और a का मान b के बराबर है, तो आपके पास प्राप्त होने वाली आकृति एक वृत्त होंगी मित्रों। क्या बनेगा? एक वृत्त बनने वाला है। अगर h स्क्वायर का मान ab के बराबर है मित्रों तो आपके पास एक परवलय बनेगा। तो परवलय के भी 4 स्टैंडर्ड या मानक रूप होते हैं मित्रों, मैंने तो यहाँ पे एक का ही जिक्र किया है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से और इस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए मित्रों, h स्क्वायर का मान ab से छोटा है, AB से अगर h स्क्वायर का मान छोटा है तो दीर्घवृत्त का निर्माण होगा मित्रों। किसका निर्माण होगा? दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। और यहां पे देखिए मित्रों दीर्घवृत्त की आकृति मैंने बना दी है। उसके बाद में यहां पर h स्क्वायर का मान बड़ा है AB से, लेकिन साथ में अगर इस कंडीशन का भी पालन हो रहा है मित्रों, A का मान और B का मान 0 के बराबर आ रहा है, A और B का योग अगर 0 के बराबर आ रहा है तो आयतीय अति परवलय बनेगा। किसका निर्माण होगा मित्रों? आयतीय अति परवलय बनेगा। इसको हम समकोणीय अति परवलय भी कहते हैं मित्रों। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर जो परवलय के चारों मानक रूप लिख देने के बाद में तो यहां पर एक स्पेशल कंडीशन बनने वाली है। वो कंडीशन क्या है? यहां पर जब हम अनंत स्पर्शियां खींचते हैं तो वो समकोणिक या 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है मित्रों। तो इसलिए इसका नाम आयतीय अति परवलय पड़ गया। और इसके अंदर स्पेशल केसेस क्या लगेगा मित्रों? अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर होती है, अर्थात हम बोल सकते हैं a का मान b के बराबर होता है मित्रों। और अनंत स्पर्शियां परस्पर क्या है? लंबवत होती है। और देखिए मित्रों, हम जानते हैं अति परवलय का फॉर्मूला ये होता है x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर होता है और बराबर 1 होता है। लेकिन a का मान b के बराबर है तो मैंने यहाँ पर भी a स्क्वायर और यहाँ पर भी a स्क्वायर लिख दिया है मित्रों। और a स्क्वायर जब हम कॉमन लेकर इधर भेज देंगे तो हमारे पास इसका मानक रूप है वो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। ये आपका आयतीय अति परवलय का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मित्रों। और इसकी उत्केंद्रता है वो √2 होंगी मित्रों। और इन सभी वक्रों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे मित्रों। एक बार आपको अवगत करवाया है मैंने कि जब समतल शंकु के शीर्ष से होकर नहीं गुजरता है तो हम वृत्त का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, परवलय का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, दीर्घवृत्त का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे और अति परवलय का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे और आयतीय अति परवलय का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। इन सभी बिंदुओं पे बारी बारी विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहां से देखिए मित्रों, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर कि आपको एक समीकरण दी जाएगी, व्यापक द्विघात समीकरण, और उससे आपको तुलना करके ए बी सी और एच जी और एफ के मान निकाल लेना और उसके बाद में यहाँ पे डेल चेक कर लेना। और डेल चेक करने के बाद में इन कंडीशनों में से आपको, और यहाँ पर जो कंडीशन लगेगी उसी कंडीशन के हिसाब से आपको वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय आपको बता देना मित्रों कि कौन से शाखाओं को निरूपित करेगा। और इसके लिए एग्जाम्पल पर भी चर्चा करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, शाखाओं के केंद्र के निर्देशांक निकालना। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे 1 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपका केंद्र से संबंधित आएगा या फिर कौन से शाखाओं को निरूपित किया जाएगा। यहां से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, कौन से शाखाओं को निरूपित करता है उसके बारे में तो हमने उसकी प्रकृति है वो चेक कर ली है। लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि केंद्र के निर्देशांक है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे पास शाखाओं का जो समीकरण है ये इस प्रकार से होता है, हम जानते हैं। और इसको हमें क्या करना है, f(x, y) एक फलन के रूप में मान लेना। उसके बाद में हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना मित्रों। और फर्स्ट का क्या करना है, एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर लेना है। क्या कर लेना है, एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर लेना है मित्रों। और पुनः समीकरण फर्स्ट का y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलज कर लेना मित्रों। तो हमारे पास समीकरण 2 और 3 प्राप्त होंगी और उनको 0 के बराबर लिख देंगे। उनको क्या है, 0 के बराबर लिख देंगे। और 0 के बराबर लिख देने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन प्राप्त होंगी
उन दोनों इक्वेशनों को आपको हल कर लेना है और उससे आपके केंद्र के निर्देशांक निकल जाएंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर डेल एफ बटा डेल एक्स, और इस इक्वेशन फर्स्ट का मैंने x के सापेक्ष आंशिक अवकलज किया है मित्रों। तो यहाँ से आप देख सकते हो मित्रों, एक कांस्टेंट राशि है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का आंशिक अवकलज है वो x के सापेक्ष कितना होगा, 2x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं हम आंशिक अवकलज, तो x को छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 2h और y आ जाएगा मान, और by स्क्वायर का x के सापेक्ष करेंगे तो 0 आ जाएगा मित्रों, 2gx का x के सापेक्ष करेंगे तो 2g आ जाएगा, और इसका 0 आ जाएगा आंशिक अवकलज, और इसको 0 के बराबर लिख देंगे मित्रों। इसको क्या है, 0 के बराबर लिख देंगे। तो इसको सरलीकरण करने के बाद में 2 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास इतना मान आ जाता है मित्रों, और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर इसका मान निकालते हो तो आपके पास ये मान आएगा मित्रों, और इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देना मित्रों, इसको नाम आप थर्ड दे देना। 2 और 3 को हल करके आप केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हो। एक तरीका तो ये मित्रों आपके पास केंद्र निकालने का, और दूसरा अगर आप तरीका डायरेक्ट भी आप केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हो, वो किस प्रकार से, तो देखिए मित्रों, आपके पास ये दोनों फॉर्मूले के अंदर यहाँ x1 और y1 जो केंद्र के निर्देशांक है वो डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो यहाँ पे एफ एच माइनस बी जी बट्टा ए बी माइनस एच स्क्वायर, और जी एच माइनस ए एफ और बट्टा ए बी माइनस एच स्क्वायर, और इसको भी हम किस प्रकार से कौन सी हिंट के साथ निकाल सकते हैं, तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जब आपने समीकरण फर्स्ट का अवकलज किया तो आपके पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड प्राप्त हुई होंगी मित्रों, और सेकंड और थर्ड को मैंने यहाँ पे जो का त्यों लिख दिया है मित्रों, और यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x1 और y1 इतना ही चेंजिंग किया है मैंने। और इन इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम हल कर लेते हैं, और हल करने की विधि जानते हैं मित्रों। यहाँ पे x1 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, y1 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। कक्षा 10 के अंदर आपने 2 सरल रेखाओं को हल करने का मेथड पढ़ा होगा मित्रों, तो उसी मेथड से मैंने हल किया है। यहाँ पे जब हम x1 का मान निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इसको ढक दीजिए मित्रों, और यहाँ पे देखिए h g b f, तो मैंने यहाँ पे ज्यों का त्यों मान लिख दिए, और उसके बाद में आप इसको ढक देना y को, तो y को ढक देने के बाद में यहाँ पे a, यहाँ पे g और h f, यहाँ पे एक के नीचे a h b ज्यों का त्यों लिख देना। फिर इसको सरलीकरण कर लेना मित्रों, 2y2 की सारणिक है, इसको सरलीकरण कर लेने के बाद में फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन नाम दे देना। फर्स्ट का थर्ड के साथ संबंध बना लेना, सेकंड का थर्ड के साथ। तो यहां से जब आप इसके मान निकालते हो तो x1 का मान आपके पास यहाँ पे देखिए मित्रों, इसको मैं ढक देता हूं एक बार, तो यहाँ पे वज्र गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ये तो दोनों के अंदर सेम रहने वाला है। और इसका मान आपने पूर्व के अंदर भी जब आपने 2 सरल रेखा युग्म का अध्ययन किया है वहां पर भी किया होगा मित्रों, ए बी और बराबर एच स्क्वायर। इस प्रकार से हमने जो शाखाओं की प्रकृति चेक की होंगी वहां पर भी इस तरीके का फॉर्मूला यूज में लिया होगा मित्रों। तो यहाँ पे ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये तो बार बार उपयोग में आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ये तो शाखाओं की जब हम प्रकृति चेक करते हैं तो वहां पर बार बार उपयोग होता है। लेकिन ऊपर वाला मान है वो आपके पास 2 हिंट उपस्थित है, तो उन दोनों हिंटों की सहायता से आप इसको निकाल सकते हो। और दोनों हिंट है वो मैंने आपको बता दी है मित्रों। दोनों हिंट क्या है, पहला तो एक्स वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर लीजिए, उसके बाद में जो समीकरण आपके पास प्राप्त होंगी उनको आप सरलीकरण करके इसके मान निकाल सकते हो। तो देखिए मित्रों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मित्रों, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आया हुआ है मित्रों यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन से शाखाओं को निरूपित करता है और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और ये हमें इक्वेशन दी गई है मित्रों। और हम जानते हैं शाखाओं के मानक समीकरण से तुलना करने पे मानो तो यहाँ पे शाखाओं की मानक समीकरण ये होती है मित्रों, और इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए का मान 13, तो ए का मान 13 लिख दिया मित्रों। यहाँ पे देखिए विशेष रूप से ध्यान रखना मित्रों, आप कई बार यहाँ पे त्रुटि कर देते हो। त्रुटि क्या रहेगी, आप यहाँ से h का मान डायरेक्ट 18 लिख देते हो,
अच का मान है डायरेक्ट 18 लिख देते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है मित्रों। यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पर भी क्या है एक्स वाई, इसको काट दिया मैंने, तो 2h बराबर -18 होगा। 2h बराबर क्या होगा मित्रों -18। विशेष रूप से ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे। यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पे b, यहाँ पे 37, तो यहाँ पे देखिए मित्रों आपका जो b का मान है वो 37 निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फिर गलती हो सकती है मित्रों। वो क्या गलती होंगी, आप यहाँ से g का मान है वो डायरेक्ट 2 बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है मित्रों। आपको यहाँ से x से x काट देना, फिर यहाँ पर 2 बराबर 2g है, 2 बराबर है 2g, तो यहाँ से देखिए मित्रों g का मान है वो 1 आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक मान बचेगा। ठीक इसी प्रकार 2f बराबर 14 लिख देना, f का मान 7 और c का मान -2 है मित्रों। यहाँ पर a b c और h f g इनके मान निकल जाने के बाद में आपको डेल वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि हमें सांकों की प्रकृति चेक करनी है और सांकों की प्रकृति चेक करने के लिए डेल वाला फॉर्मूला चाहिए मित्रों। तो डेल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर याद डायरेक्ट नहीं रहे तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे H, यहाँ पे G, यहाँ पे H, यहाँ पे G और यहाँ पे F, यहाँ पे F, समित प्रॉपर्टी से यहाँ पर मान लिख देना और उसके बाद में इसको सरलीकरण कर लेना, या आप डायरेक्ट यहाँ पर भी मान रख सकते हो मित्रों। फिर सारणी को हल कर लेना, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सूत्र के अंदर मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे डेल निकाल सकते हो। और देखिए मित्रों मान रख देने के बाद में मैंने यहाँ पे डेल का मान निकाला तो -1600 आता है, -1600। तो इसका मतलब ये वह शून्य तो नहीं आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सरल रेखा का निर्माण नहीं होगा। या तो फिर वर्त बनेगा, या फिर दीर्घ वर्त बनेगा, या प्रबल्य बनेगा, या अति प्रबल्य बनेगा। इन 4-5 में से ही कोई बन सकता है, लेकिन एक सरल रेखा तो नहीं बनेगी मित्रों, क्योंकि डेल का मान 0 नहीं है। अब हम h स्क्वायर बराबर चेक करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला ध्यान में है मित्रों कि h स्क्वायर और AB का मान चेक करना है। क्या करना है, h स्क्वायर और AB, h स्क्वायर निकालना है और AB निकालना है। यहां में कौन सा संबंध मिलेगा उससे हम बता देंगे कि कौन सी आकृति होंगी। तो देखिए मित्रों h स्क्वायर और AB दोनों का मान निकाल लिए, तो यहां से क्लियर होता है कि AB है वो बड़ा है, AB क्या है बड़ा है, और h स्क्वायर क्या है छोटा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन क्या है मित्रों, h स्क्वायर का मान AB से छोटा है और डेल नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर दीर्घवृत्त को निरूपित करती है। किसको निरूपित करेगी मित्रों, दीर्घवृत्त को निरूपित करेगी। उसके बाद में हमें केंद्र निकालने के लिए बोला गया है मित्रों, तो केंद्र के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। x का मान इतना होगा, y का मान इतना होगा, तो हमारे पास इन बिंदुओं को रखने के बाद में निर्देशांक है वो -1/4 और -1/4 प्राप्त हो जाएंगे मित्रों। और आप डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूले की सहायता से नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा मित्रों, जो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना मित्रों, और एक बार इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देना और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देना, और उसके बाद में इसको एडजस्टमेंट कर लेना। और यहाँ पर एक खास बात यही ध्यान में रखनी योग्य बात है कि मित्रों ध्यान से देखना, यहाँ पर तो x आ रहा है और यहाँ पर y आ रहा है। कई बार जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन यहां से गलत हो जाता है मित्रों, तो आपको x की टर्म पहले लिखनी है, y की टर्म बाद में, और फिर कांस्टेंट या अचर पद लिखनी है मित्रों। तो मैंने यहां पर कॉमन लिख लेने के बाद में यहां पर 13x, यहाँ पे -9y और +1, और यहाँ पर देखिए मित्रों पहले x वाली टर्म लिखी जाएगी, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो -9x और +37y और +7 बराबर 0। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप सरल कर सकते हो मित्रों। और जब आप इनको सरल करोगे तो आपके पास जो बिंदु केंद्र के निर्देशांक होंगे वो -1/4 और -1/4 ही प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि बिंदु मैंने आपको जो बताए हैं ये बिंदु आपके समझ में आ गए हैं। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियोज के अंदर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।